भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। प्राचीन भारत की समृद्ध और गौरवशाली गाथा की श्रृंखला में चर्चा उस महान क्षत्रिय जनजाति की जिसने अपने निवास के प्रारंभिक काल में ही वैदिक आर्य समुदाय का गठन किया। ये क्षत्रिय जनजाति मत्स्य के नाम से जानी गई। मत्स्य जनजाति का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें उन्हें गायों का स्वामी बताया गया है, जिनकी लंबे समय तक चलने वाले विस्तृत यज्ञों के लिए आवश्यकता होती थी। महाकाव्य काल में भी मत्स्यजन गायों की संपदा से अत्यंत समृद्ध थे, जिसके कारण त्रिगर्तों और कौरवों ने उन पर आक्रमण कर उनके मवेशी लूटने का प्रयास किया। तो आइए जानते हैं मत्स्यों के इतिहास, उनके वैभव और प्राचीन भारत के उत्कर्ष में उनके योगदान के बारे में। मत्स्य जनजाति की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद समेत अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं, जिनमें मत्स्यों को प्राचीन काल की प्रभावशाली और प्रतिष्ठित जनजाति माना गया है। इस क्षत्रिय जनजाति का नाम मत्स्य क्यों पड़ा, इसके बारे में भी विभिन्न मत हैं। जैसे ऋग्वेद में प्रयुक्त मत्स्य शब्द का अर्थ कई विद्वानों ने उसके मूल अर्थ मछली के रूप में ग्रहण किया है। प्राचीन विद्या के अधिकांश विद्वान दोनों शब्दों को संभव मानते हैं, जिनका संबंध धन और मवेशियों से था। बताया जाता है कि त्रिप्सु लुटेरों ने मत्स्यों पर आक्रमण कर उनके मवेशी लूट लिए थे और इंद्र ने त्रिप्सु लुटेरों से गायों को पुनः प्राप्त किया था। यही प्रसंग महाभारत में दृष्टिगोचर होता है, जहां इंद्रपुत्र अर्जुन ने कौरवों द्वारा लूटे गए मवेशियों को प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी भारत की अन्य जनजातियों जैसे द्रुह्यु और भृगु का उल्लेख भी सप्तम मंडल के सूक्त में मत्स्यों के साथ हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त मत्स्य एक जनजातीय नाम है। मत्स्यों के नाम के संबंध में जितने मत है, उतने ही प्रश्न भी है। उदाहरण के लिए, क्या मत्स्य नाम का टोटेमवाद से कोई संबंध है? जैसा कि प्रोफेसर मैकडोनेल ने अपनी पुस्तक वैदिक पौराणिक कथाओं में संकेत किया है। वे लिखते हैं, संभव है कि ऋग्वेद में टोटेमवाद के कुछ अवशेष हों, अथवा यह धारणा रही हो कि मानव जाति अथवा किसी विशेष जनजाति या परिवार का उद्भव किसी पशु अथवा पौधे से हुआ है। वे अपने कथन के समर्थन में मत्स्यों का उदाहरण देते हैं, परंतु जैसा कि प्रोफेसर बेरीडेल कीट ने इंगित किया है, केवल जनजातियों के नामों का पशुओं पर आधारित होना टोटेमवाद का प्रमाण नहीं है। अब तक किसी भी आर्यवंश में टोटेमवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। मत्स्य जनजाति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हमें मिलता है, जहां वे 10 राजाओं के साथ युद्ध के दौरान सुदास के विरोधियों में से एक के रूप में बताए गए हैं। उनकी उत्पत्ति से जुड़े एक अन्य मत के अनुसार मत्स्य राज की स्थापना राजा मत्स्य ने की थी। वह राजा उपरिचर वसु के पुत्र और राजा भीष्म के समकालीन रहे थे। महाभारत में राजा विराट को भी मत्स्य साम्राज्य का राजा बताया गया है। मत्स्य वंश की ख्याति उनके राजाओं की दानशीलता, वीरता, शौर्य और धर्म के संरक्षक होने के कारण फैली। यहाँ तक कि भागवत पुराण में मत्स्य वंश को सूर्य वंश और चंद्रवंश के साथ जोड़कर उसका गौरव भी बढ़ाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी मत्स्य राजा ध्वसन द्वैतवन का उल्लेख प्राचीन काल के महान राजाओं में किया जाता है, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा
वैदिक आर्य समाज में ख्याति प्राप्त की थी। गोपत ब्राह्मण में उनका संबंध शाल्वों से बताया गया है, जो उनके पड़ोस में रहने वाली एक क्षत्रिय जनजाति थी। इसके साथ ही मत्स्यों का उल्लेख वैदिक काल की अन्य प्रसिद्ध क्षत्रिय जनजातियों कुरु पांचाल, अंग, मगध, काशी, कौशल और वास उशिनर के साथ भी हुआ है। मत्स्यों का शाल्वों से यह संबंध महाभारत में भी प्रमाणित है। महाभारत में मत्स्यों के बारे में जो वर्णित है उसके अनुसार शाल्व वैदिक एवं महाकाव्य काल में मत्स्यों के पड़ोसी और उनके सहयोगी थे। पद्म पुराण में तथा विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में भी मत्स्य का उल्लेख भारतवर्ष के एक जनपद के रूप में किया गया है। महाभारत के युद्ध वर्णनों में उल्लेख मिलता है कि मत्स्य कुरुषों को अन्य अनेक जनों के साथ समूहित किया गया है। मत्स्य जनपद को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मत्स्य जनजाति का समुदाय की धार्मिक मान्यताओं में सनातन धर्म और वैदिक युग का प्रभाव रहा है। वे कुलदेवता और ग्राम देवता की पूजा करते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण और हवन जैसी क्रियाएं शामिल रही हैं। मत्स्य जनजाति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करती थी, जिन्होंने वेदों को हयग्रीव नामक राक्षस से बचाया था। मत्स्यों की राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा की जाए तो इन्होंने अपने आचार विचार, रीति रिवाजों और युद्ध भूमि में वीरता एवं साहस विशेष स्थान प्राप्त किया था। त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम मत्स्यों और शाल्वों से एक से अधिक बार पराजित हुए हैं। पद्म पुराण तथा विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में भी मत्स्य का उल्लेख भारतवर्ष के एक जनपद के रूप में किया गया है। महाभारत के युद्ध वर्णनों में उल्लेख मिलता है कि मत्स्य करुषों को अन्य अनेक जनों के साथ समूहित किया गया है। एक अन्य प्रसंग में कुरुक्षेत्र युद्ध के विवरण में मत्स्य, पंचाल, चेदी तथा करुष जनों को एक साथ संगठित रूप में दर्शाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि मत्स्यों को तत्कालीन भारतीय समाज में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित जाति माना जाता था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का विशेष महत्व बढ़ा क्योंकि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया। इस दौरान मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें शरण दी। जब दुर्योधन ने विराट के पशुओं को लूटने के लिए आक्रमण किया, तब विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने अर्जुन के साथ मिलकर कौरवों से युद्ध किया। अर्जुन ने कीचक के वध के बाद छद्म रूप में रहते हुए भी इस युद्ध में वीरता का परिचय दिया और कौरवों को परास्त किया। यह प्रसंग मत्स्य देश की वीरता और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। महाभारत के साथ ही बौद्ध साहित्य में भी मत्स्यों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में मत्स्य को भारत के महाजनपदों में से एक बताया गया है। इसी प्रकार दीघ निकाय के महासुदर्शन सुत्त में बुद्ध के नादिका में प्रवास के संबंध में मत्स्यों का उल्लेख हुआ है। विदुर पंडित जातक में वर्णन है कि मत्स्य जन कौरवों के राजा और यक्ष पुणक के बीच हुए पासा खेल के साक्षी थे। बाद के समय में हम मत्स्यों को चेदी और शूरसेनों से जुड़ा हुआ पाते हैं। मत्स्य जनजाति का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। थोड़ा पीछे जाएं तो वायु पुराण में उपरिचर वसु और मछली से उत्पन्न राजा मत्स्य का भी उल्लेख है। मत्स्य देश की राजधानी को सामान्यतः विराट नगर कहा गया है, जैसा कि महाभारत के विराट पर्व और अन्य स्थानों में उल्लेख मिलता है। कभी कभी इसे मत्स्य नगर भी कहा गया है।
स्पष्टतः यही विराट नगर आगे चलकर वैराट नाम से प्रसिद्ध हुआ। विराट और उसकी राजधानी का पारंपरिक ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के विवरण में मिलता है, जिन्होंने 634 ईस्वी में यहाँ की यात्रा की थी। उनके अनुसार राजधानी का परिधि लगभग 21 मील थी, जो उस प्राचीन टीले के आकार के बराबर है जिस पर वर्तमान नगर स्थित है। वहां के लोग बहादुर और निडर थे। उनके राजा, जो संभवतः वैश्य या बैस राजपूत वंश के थे, अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद विराट का उल्लेख महमूद गजनवी के समय मिलता है। 1009 ईस्वी में महमूद ने इस प्रदेश पर आक्रमण किया। मत्स्य राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर शासन किया, किंतु 1014 ईस्वी में पुनः आक्रमण हुआ और वैराट पर अमीर अली ने अधिकार कर लिया तथा नगर को लूट लिया। अमीर अली को यहाँ एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर उल्लेख था कि नारायण मंदिर का निर्माण 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। समकालीन इतिहासकार ओथी ने भी इस शिलालेख का उल्लेख किया है। यह शिलालेख ऐसे प्राचीन अक्षरों में लिखा था कि उस समय के ब्राह्मण भी उसे पढ़ नहीं पाए थे। इतिहासकार और प्रसिद्ध पुरातत्वविद कनिंघम का अनुमान है कि वैराट में खोजा गया प्रसिद्ध शिलालेख संभवतः अशोक का ही था, जिसे बाद में मेजर बर्ट ने वैराट की एक पहाड़ी की चोटी पर पाया। वर्तमान वैराट नगर एक गोलाकार घाटी में बसा है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ियां प्राचीन काल से ही तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास समाप्त करने के बाद विराट नगर के उपलव्य में निवास किया। इस नगर का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है। धृतराष्ट्र ने संजय को कौरवों की ओर से पांडवों के पास दूत के रूप में यहीं भेजा था। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में मत्स्यों के जिस विराट नगर का उल्लेख है, वह भौगोलिक रूप से दिल्ली से लगभग 105 मील दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 41 मील उत्तर में स्थित है। यहाँ की मिट्टी सामान्यतः उपजाऊ है और वृक्षों की प्रचुरता है। विशेष रूप से इमली के वृक्ष अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। विराट नगर प्राचीन खंडहरों के एक विशाल टीले पर बसा है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मील और चौड़ाई आधा मील है। इसकी परिधि 24 मील से अधिक रही होगी, जिसमें से वर्तमान नगर 1/4 से अधिक क्षेत्रफल नहीं घेरता। राजा विराट के राज्य का एक अन्य नगर उपप्लव्य भी था। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार उपप्लव्य मत्स्य की राजधानी नहीं था, बल्कि मत्स्य देश का एक महत्वपूर्ण नगर मात्र था। मत्स्य वंश के कई राजा अपने दान, धर्म और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। भागवत पुराण में मत्स्य वंश को सूर्य वंश और चंद्र वंश से जोड़कर उसका गौरव बढ़ाया गया है। इस प्रकार पुराणों में इसके राजाओं के युद्धों, उनके साहस और उनके धर्म पालन का वर्णन इसे प्राचीन भारतीय इतिहास का अभिन्न अंग बनाता है। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार उपप्लव्य विराट नगर के निकट स्थित कोई अन्य नगर था, किंतु उसका सटीक स्थान आज भी अनिश्चित है। मत्स्य जनजाति और उनका पराक्रम महाभारत समेत बौद्धकालीन ग्रंथों में वर्णित है। प्राचीन भारत की ये जनजाति कैसे विलुप्त हुई, कैसे इसका पतन हुआ, इसमें कई मत हैं। जैसे बाहरी आक्रमणों ने मत्स्यों को कमजोर किया, दूसरा आंतरिक कलह भी इनके पतन का कारण बनी। साथ ही महाभारत काल में त्रिगर्त और कौरवों के आक्रमण ने भी मत्स्यों के प्रभाव और शक्ति को कमजोर किया। मगध साम्राज्य का उदय
और उसके द्वारा मत्स्य जनपद पर विजय प्राप्त करना मत्स्यों के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। साथ ही मत्स्यों के शक्तिहीन होने के कई कारण रहे, जैसे त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने दुर्योधन के साथ मिलकर मत्स्य राज्य पर आक्रमण किया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई। महाभारत के युद्ध में मत्स्य के राजा विराट और उनके पुत्रों का वध हुआ, जिससे राज्य में और भी भारी क्षति हुई। विराट के भाइयों द्वारा विद्रोह भी आंतरिक समस्याओं का कारण बना। नए पड़ोसी राज्यों जैसे अर्जुनायन और मालवों के उदय से भी मत्स्य के राजनीतिक प्रभाव में कमी आई। मगध साम्राज्य का विस्तार होने पर नंद सम्राटों और बाद में मौर्यों ने मत्स्य जनपद पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। लेकिन मत्स्यों के उत्थान और पतन से लेकर जो भी इस प्रभावशाली जनजाति के बारे में उल्लिखित है, उसे मत्स्यों की गौरव गाथा का यशोगान कहा जाएगा। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।